शायद आप 20-25 जगहों पे अप्लाई करोगे तो 5-6 जगहों से रिवर्ट बैक आएगा और 2-3 जगहों से आपका इंटरव्यू आएगा और फिर आपको फाइनली एक जॉब मिलेगी. तो ऑफ कोर्स फाइंडिंग अ जॉब इज ऑल्सो फुल टाइम जॉब. इट्स नॉट सो ईजी बट यू हैव टू डू इट कॉन्स्टेंटली. कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स में जो उन्हें जॉब हासिल करने में मदद करती है? फर्स्टली तो कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए बिकॉज मेजरली आप कोई भी जॉब अगर वहाँ पर कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर आपका कम्युनिकेशन होता है. आइदर कोई क्लाइंट फेसिंग जॉब कर रहे हो, रिटेल में जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको क्लाइंट के साथ 1-to-1 कम्युनिकेट करना ही पड़ता है. या फिर अगर इवन इफ आप कोई और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको आपके कोवर्कर्स के साथ, आपके सीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा. तो फर्स्टली कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए. वहाँ पर लोग आई फील बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. दे आर वेरी पोलाइट येट दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो यू नीड टू कम्युनिकेट इन दैट सेंस. यू नीड टू बी बी केयरफुल ऑफ वॉट यू से बिकॉज कल्चरली हम बहुत अलग हैं, वो बहुत अलग है. ठीक है, तो कभी ना कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका शायद इंटेंशन कुछ गलत बोलने का ना हो बट उनके कल्चर में वो चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होती है. तो बी वेरी माइंडफुल ऑफ वॉट यू से. So firstly, learning the right communication skills. Secondly, learning the right kind of writing skills. By writing, I mean communication in written form. Then apart from that, just be, ethical. Just be nice to people. Don't be rude because people over there are really very polite. Okay. Even if they're not nice to you, they are still going to be polite and say things nicely. So of course that is a skill that you need to learn. एंड हाँ, बाकी जो अगर आप कोई भी फील्ड में हो तो डिपेंडिंग ऑन द फील्ड आपको जो आपका स्किल सेट होता है वो थोड़ा अपग्रेडेड रखना पड़ता है. आपका कंप्यूटर स्किल्स बेसिकली ब्रश अप करके जाओ बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें आप ऑब्वियसली कोई सिस्टम पे ही वर्क करने वाले हों. तो बस बेसिकली वो सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए. बाकी चीज़ों के लिए मोस्टली वहाँ पर सब जगहों पे ट्रेनिंग दी जाती है. तो कुछ भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें होती है उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो ऑफकोर्स आप वो सीख लोगे. So yeah, just be courteous, be polite and be nice to people. Great. तो आप जब इंडिया से गए थे तो आप कौन सी स्किल सीख के यहाँ से गए थे या कोई ऐसी चीज़ जो मतलब आपको लगता है कि नहीं मैंने तो ये गलती की है जी, लेकिन अभी बाकी जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो ये गलती ना करे, ऐसा आप चाहते हो? तो ऐसी कोई बात? मैं जब गई तब मैं स्किल सीखने वाइज तो मैं ऑलरेडी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस लेके एक्चुअली यहाँ से गई थी. तो थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने सीखी हुई थी बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस था इंडिया से. तो इन दैट सेंस आई फील के कम्युनिकेशन वगैरह मैं अच्छे से करके गई थी. मैं एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ मैं रेज्यूमे मेकिंग स्किल्स सीख के गई थी. ओके. सो जैसा रेज्यूमे यहाँ पर हम यूजुअली बनाते हैं वैसा वहाँ पर नहीं बनता है. वहाँ पर थोड़ा अलग से बनता है. हर एक जॉब के लिए जब आप कनाडा में अप्लाई करते हो तो आपका रेज्यूमे हैज़ टू बी टेलर मेड. बिकॉज जितनी भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई करोगे तो हर एक जॉब के रिलेटेड, जॉब पोजीशन के रिलेटेड एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है. अब वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं एंड द सॉफ्टवेयर सॉर्ट आउट योर रेज्यूमेस. सो व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू इज़ दैट वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो और आपका रेज्यूमे को कंपेयर करेगा. ऑल द कीवर्ड्स शुड बी मैचिंग. So your resume should have keywords, at least 80 to 90% of the keywords which are mentioned in the job description for that particular position. तो आप जब अलग अलग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर दैट आप उस पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका रेज्यूमे बना रहे हो. तो सारे ही रेज्यूमे टेलर मेड होने चाहिए. ऑफकोर्स बहुत मेहनत लगती है एक रेज्यूमे बनाने में, टाइम कंज्यूमिंग होती है ये चीज़, बट ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी बिकॉज अगर नहीं करोगे तो आपका रेज्यूमे पहले ही वो सॉफ्टवेयर के थ्रू डंप किया जाएगा. आपका रेज्यूमे कभी एचआर को पहुंचेगा भी नहीं. तो दैट इज़ अ रीज़न वाई पीपल से कि वहाँ पर इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं या जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि आप ढंग से रेज्यूमे बना ही नहीं रहे हो. इसलिए आपका रेज्यूमे कभी एचआर को पहुँचता नहीं है और इसलिए आपको कभी इंटरव्यू का कॉल आता नहीं है. यू नीड टू मेक श्योर दैट आप हर एक जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हर एक टेलर मेड रेज्यूमे बना रहे हो. आप अगर 5 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यू नीड टू हैव लाइक 4 to 5 डिफरेंट रेज्यूमेस डिपेंडिंग ऑन द जॉब एंड द पोजीशन. सो दैट इज समथिंग दैट यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ.
ऐसा कोई फूड था जो मतलब कनाडा में जाके आपने पहली बार टेस्ट किया और लगा यार ये तो बहुत वियर्ड फूड है, या ऐसा कुछ एनी कल्चरल एक्सपीरियंस दैट यू हैव? सो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई थिंक आई एम अ फूडी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ें ट्राई करना. तो कनाडा में एक स्पेशलिटी है जिसको हम कहते हैं पुटिन. ओके. So pudding is basically French fries, and on top of French fries they have different sorts of gravies. मीट भी होता है बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन होता है, बट वेजिटेरियन ऑप्शन भी आपको उसमें मिलता है. yes. तो आप जो भी अगर नॉन वेज खाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं भी खाते हो तो वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है उसमें. सो इट्स बेसिकली फ्रेंच फ्राइज विद सम ग्रेवी एंड टॉपिंग्स. सो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली टेस्टी होता है. प्लस वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको ठंडी में ऐसे ही गरम गरम चीज़ें खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है. So yes, that was one thing that I really liked. And apart from that, I tried various different cuisines, world cuisines. I used to have a lot of Afghani food because mainly उनका flavor थोड़ा similar to ours होता है. मिर्ची मसाला होता है उसमें. Okay. And काफ़ी healthy भी होता है. It's not junk. Basically, usually they have meat, they have vegetables, they have rice, and they have 2-3 different sorts of sauces. So उस sense में काफ़ी ज़्यादा healthy होता है. It's not junk at all. तो मैं अफ़गानी फ़ूड काफ़ी खाती थी वहाँ पर. एंड या दैट्स प्रिटी मच इट डिफरेंट क्यूजीन्स वाइज. तो बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम खाते थे. टिम हॉर्टन्स तो है ही, सुबह शाम रात वो तो होता ही है. तो यस वो भी होता था. सो या अभी अक्सर ये कहा जाता है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम जो पहले था वो अभी उतना अच्छा नहीं रहा है, वेट टाइम बहुत ज़्यादा रहता है. तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ? So with regards to healthcare, yes, this is a fact that वहाँ पर थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा रहता है. रीज़न बीइंग कि हेल्थ केयर कनाडा में फ्री है. यहाँ पर जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं या प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं, बट काइंड ऑफ इट इज़ फंडेड बाय द गवर्नमेंट. आपके हेल्थ इंश्योरेंस में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है, तो हेल्थ केयर कहीं ना कहीं फ्री होता है. एंड दैट इज़ ऑल्सो रीज़न कि बहुत ज़्यादा बैकडअप होता है वहाँ पर, तो थोड़ा वेटिंग टाइम ज़्यादा रहता है. विथ रिगार्ड्स टू माई एक्सपीरियंस, लकीली मुझे कभी वो एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं वहाँ पर एक्चुअली कभी कोई हॉस्पिटल में नहीं गई थी. थैंक गॉड मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नॉर्मल हमें कभी सर्दी खांसी वगैरह हो जाता है तो उसके लिए तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मिलते हैं. तो जैसे यहाँ पर हम क्रोसिन या डोलो ले लेते हैं, वैसे वहाँ पर टाइलेनॉल होता है. इट्स सिमिलर. सो अगर ऐसा कुछ है कि बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी है, ऐसा थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ हो रही है, तो दैट इज़ ओके. आप नॉर्मली यहाँ से अगर कोई मेडिकेशन अपना कैरी करके गए हो तो ऑफकोर्स आप वो यूज़ कर सकते हो. अगर नहीं भी है तो वहाँ पे जो लोकल, जैसे मैंने कहा टाइलेनॉल होता है, वैसे कोई मेडिकेशन ले सकते हो, तो इशू नहीं आता है. ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी होता है, कवर्ड ही होता है. तो कभी गॉड फॉरबिड ऐसी ज़रूरत भी पड़े कभी डॉक्टर को विजिट करने की, तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाती है, तो इशू नहीं आता है. मतलब इंश्योरेंस में दवाई से लेके सब कुछ इंक्लूडेड डेंटल नहीं होता है और विजन आईसाइट नहीं होता है. ओके. अदरवाइज इट इज़ इंक्लूडेड. ओके. सो बट अगेन यस, हमको ऑफकोर्स हम कोई न्यू कंट्री जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स तो होने नहीं वाले हैं, राइट. तो थोड़ा बहुत हमें भी सीखना है कि हमें खुद का ध्यान कैसे रखना है. वहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो देर इज़ अ चांस कि आप बीमार पड़ जाओगे. वो ठंडे वेदर में फ्लू सीज़न जब आता है तो कुछ ना कुछ तो होते रहता है. ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी है, तो हमें वो भी सीखना है कि हम खुद का ध्यान कैसे रख रहे हैं. अगर हम कोई दोस्तों के साथ रह रहे हैं, आजू बाजू वाला अगर कोई बीमार है, तो हमें एज अ ह्यूमन उनकी भी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम अकेले हैं वैसे वो भी वहाँ पर अकेले हैं. तो अगर हम किसी को आज काम आ रहा है तो कल उठ के कोई और हमारी हेल्प कर देगा. तो उस तरीके से हमें भी थोड़ा कंपैशनेट रहना चाहिए, एक दूसरे को हेल्पफुल होना चाहिए. एंड इट वर्क्स आउट बोथ द वेज. सो दैट इज़ ऑल्सो अ लर्निंग पॉइंट इन लाइफ, कि हमें खुद का ही नहीं बट हमारे साथ भी कोई अगर है हमारा कंपेनियन, तो उनका भी ध्यान रखना है.